everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और ये क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का सीरीज चल रही है उसी कंटिन्यूएशन में होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां पर आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बेसिकली टाइप राइटर पर बेस्ड होने वाले हैं और कुछ मिसलेनियस के भी मतलब आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया है, एज ऑफ इंक कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो जो आपकी इंक होती है उसकी एजिंग करना, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट पर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो कितने टाइम पुराना होगा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली जो इंक होती है उसमें होता क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इंक की एजिंग कर रहे हैं, उसका एज का डिटर्मिनेशन कर रहे हो तो 1-2 घंटे का या 1-2 दिन का आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा। ऐसा इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। काफ़ी सारे ईयर्स का लिखा हुआ आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, बट उतना एग्जैक्ट भी नहीं होता है। तो आप इस पर बेस्ड कोई भी रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि जो एजिंग होती है इंक की या पेपर की, तो वो कितने टाइम तक का हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं होता है कि आप इतने टाइम ड्यूरेशन तक का कर सकते हो। वो डिपेंड करता है जो पेपर है, जो इंक है, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी कंडीशनिंग के ऊपर, उसमें जो भी फाइबर्स थे, जो भी केमिकल्स थे उनके ऊपर, और उसके अलावा वो जो भी डॉक्यूमेंट था वो कहाँ पर रखा हुआ था, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी एक्सपर्ट है वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में डील करने में कितना एक्सपीरियंस्ड है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो इसमें आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो कि 10 साल पुराना या 15 साल पुराने डॉक्यूमेंट पर आप एस्टिमेशन कर सकते हो पेपर की एज या फिर इंक की एज एस्टिमेट कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, बस ये आपको पढ़ने के लिए है कि जो एजिंग होती है इंक की वो कैसे होती है, ये सारा कुछ। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंक का एज का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो जो इंक रहता है उसके अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो वहाँ पर आपका जो क्लोराइड आयन होता है वो आपका मोस्टली अवेलेबल होता है हर तरह की इंक में। तो अब यहाँ पर जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखते हो तो वहाँ पर जो क्लोराइड आयंस होते हैं बेसिकली उसका डिफ्यूजन हो जाता है। तो उसके बेस पर यहाँ पर आपको एज एज पता चलती है इंक की। ठीक है, अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा जो एजिंग होती है इंक की, बेसिकली इंक की पीएच के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जो भी इंक आपका पेपर है उसके ऊपर जो इंक अवेलेबल है उसकी जो पीएच है वो एक्चुअल में कितनी थी एंड काफ़ी टाइम बीतने के बाद में उसकी पीएच कितनी बची, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता है तो उसमें क्या रहता है, जो इंक का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसमें भी कुछ ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, कुछ जो फाइबर्स होते हैं उसमें इंक की स्प्रेडिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इसके थ्रू भी आप एज जो रहती है इंक की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक व्हेन इट इज़ यूज्ड अलॉट। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम बहुत बार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर जाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा टाइप राइटर। जो टाइप राइटर होता है उसका जब आप मैनुअली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो तो जो उसकी कीज़ होती हैं उसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप कर जाते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइपराइटर में ही जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, उसमें भी कोई ना कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती हैं। बट उसमें क्या रहता है कि वो आपका मैकेनिकल होता है, मैनुअल नहीं होता है। ठीक है, अभी टाइपराइटर में क्या होता है कि आप टाइप करते हो तो जो कीज़ होती हैं उसमें एग्जैक्ट जो इंडिविजुअल की हैबिट्स होती हैं, उसको कोई भी चीज़ को यूज़ करने का तरीका होता है, वो सारी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत ही ईजिली उसमें डेवलप कर जाती हैं और उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी हुई है टाइपराइटर के बारे में, आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी टाइपराइटर को हमने बहुत डिटेल में सेपरेट वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। पूरी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, प्रोपोर्शनल स्पेसिंग टाइपराइटर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज। तो प्रोपोर्शनल स्पेसिंग टाइपराइटर जो रहते हैं उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसका, क्या उसमें
इक्वल स्पेस होती है सारे कैरेक्टर्स की, या फिर उसमें डबल स्पेस होता है लार्जर कैरेक्टर्स के लिए, हाफ स्पेस होता है स्मॉलर कैरेक्टर्स के लिए, या फिर इट गिव्स स्पेस टू ईच कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू इट्स साइजेस। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसमें इक्वल स्पेस दी जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल स्पेसिंग टाइपराइटर, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनलिटी का ध्यान रखते हुए सारी कैरेक्टर्स को इक्वल स्पेस यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी जो स्पेसिंग है ऑक्यूपाई करी जाती है प्रिंटेड कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल विड्थ ऑन अ प्रिंटर, अ टेलीटाइपराइटर और अ टाइपराइटर। द मूवमेंट ऑफ द पेपर कैरियर, the print element or the type element, the distance that correspond to the natural width of the each character for printing each character in a step by step manual parallel to the printing or the typing line, and a printer which a typewriter spacing similar to the type with a type spacing of conventional printed in all characters or letters are allotted horizontal in conformity with their relative width. So basically simple सा इसका मतलब ये है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो नेचुरल विड्थ है, उनकी जो डायमेंशंस हैं, बेसिकली लेंथ विड्थ हाइट जो भी है, वो सारी उसमें उसके बेसिस पर ही आपकी स्पेसिंग डिफाइन होती है कि सारे जो भी लेटर्स हैं कैरेक्टर्स हैं वो उनका जो डायमेंशन है इस तरह का है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्पेसिंग दी जाएगी वो उसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट पर इंच इन एन इलाइट टाइपराइटर। जो इलाइट टाइपराइटर होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग होती है पर इंच वो कितनी रहती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 लेटर्स की स्पेसिंग होती है, 12 कैरेक्टर्स की स्पेसिंग होती है। तो यहीं पर एक चीज और होती है पी का, एक होता है पी का, एक होता है इलाइट। तो जो इलाइट टाइप का टाइपराइटर होता है वहां तो मैंने बता दिया कि 12 होता है। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, जो पी का होता है PICA, पी का टाइप के जो टाइपराइटर्स होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं पर इंच वो कितने होते हैं वो आप लोग मुझे बताएंगे। मतलब 1 इंच के अंदर इतने लेटर्स अवेलेबल होते हैं इलाइट में कितने होंगे 12। अब यहीं पीका में कितने होते हैं ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी आगे चलते हैं, बाकी मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, तो उम्मीद करती हूँ पता भी होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया है ट्रांजिटरी डिफेक्ट्स इन अ टाइप स्क्रिप्ट आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रांजिटरी डिफेक्ट होते हैं किसी भी टाइप स्क्रिप्ट में वो किस वजह से होते हैं, तो बेसिकली जो टाइप फेस होता है उसमें क्लॉगिंग की वजह से। टाइप फेस क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर प्रिंटेड होते हैं तो वो जो कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं टाइप फेस। ठीक है, तो अब उसमें अगर कोई भी तरह की क्लॉगिंग हो गई है, डस्ट पार्टिकल्स आपके वहाँ पर काफ़ी सारे कलेक्ट हो गए हैं, या जो इंक है वही काफ़ी सारी वहाँ पर इकट्ठा हो गई है, तो वो आपकी जो क्लॉगिंग हो गई टाइप फेस में उसकी वजह से आपकी टाइप स्क्रिप्ट में ट्रांजिटरी डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब यहीं पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई डिटेल में, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ इंक इज प्रेजेंट इन टाइपराइटर मैटर। तो जो टाइपराइटर होते हैं उसमें किस तरह की इंक यूज करी जाती है, तो जितने भी तरह के टाइपराइटर्स होते हैं यूजुअल कंडीशंस में उसमें ऑयल बेस्ड इंक को हम यूज करते हैं। ऑयल बेस्ड इंक का मतलब है कि जो भी आपके केमिकल्स उसमें हम यूज कर रहे हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन का जब हम उसका लिक्विड फॉर्म बनाएंगे, लिक्विड मतलब एग्जैक्ट लिक्विड नहीं होता है, तो उसके लिए जो हम उसका जो भी यूज़ करेंगे वो आपका जो सॉल्युबल होगा बेसिकली वो आपका रहेगा ऑयल। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑयल बेस्ड इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछा गया है बेसिकली जो टाइपराइटर होते हैं उसमें जो मेजर 3 कैटेगरीज हैं उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपके मैकेनिकल आए थे, देन आपके इलेक्ट्रिक आए थे, एंड देन आपके इलेक्ट्रॉनिक आए थे। तो करेक्ट आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पर बेसिकली जो पहला कमर्शियल टाइपराइटर है इसको डिस्कवर किया था अमेरिकन क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने 1874 में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा ज़रूर से। ठीक है, उसके अलावा एक अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है जो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है ये आपके टाइपराइटर में अटैच होती है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स होते हैं इनकी जो मेमोरी होती है वो अप्रॉक्स 5 लाख कैरेक्टर्स की होती है, कि 5 लाख कैरेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप लोग मुझे बताइएगा कि जो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स होते हैं
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैकेनिकल तो आप लोग आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है ये आप लोग मुझे बताइएगा अगर पता है तो। बाकी इसका जो रिप्लाई है वो आपको जल्दी ही नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है विच इनोवेशन इन टाइपराइटर डिजाइन मेड इट पॉसिबल टू यूज टू डिफरेंट कैरेक्टर्स विद द सेम की। एक ही की का यूज़ करते हुए अगर हमको दो अलग अलग कैरेक्टर्स को बनाना है तो उसके लिए जो टाइपराइटर में इनोवेशन करा गया है तो उसके लिए कौन सी की हम यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका शिफ्ट की, ऑप्शन नंबर ए। जो शिफ्ट की रहती है उसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। एंड बाकी यहाँ पर लिखा गया है कि जो रेमिंगटन 2 मॉडल था वहाँ पर इसको शिफ्ट की को इंट्रोड्यूस करा गया था टाइपराइटर्स में, जहाँ पर हम इसका अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर पूछा गया है हु डिस्कवर्ड द IBM इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। जो IBM इलेक्ट्रिक टाइपराइटर है इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर किया था जेम्स फील्ड स्मैथर्स ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके साइंटिस्ट, तो इसको डिस्कवर किया था इलॉयड नॉइस ने। तो ये जो इतने भी साइंटिस्ट के नाम रहते हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको याद जरूर से रख लीजिएगा। अभी यहाँ पर ये जो है आपका इलेक्ट्रिक टाइपराइटर ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, जिसको कि IBM ने इंट्रोड्यूस करा था 31 जुलाई 1961 में। ये ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि IBM बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड ऑल लेटर्स नंबर्स सिंबल्स आर अवेलेबल ऑन अ निकल कोटेड प्लास्टिक सर्कुलर बॉल। यहाँ पर जो लेटर्स होते हैं बेसिकली एक सर्कुलर बॉल रहती है प्लास्टिक की, उस पर निकल की कोटिंग होती है, उसके ऊपर ये सारे अवेलेबल होते हैं एंड रोटेट करती है और उसके थ्रू आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग होती है बेसिकली वो रहता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो गोल्फ बॉल जैसा कुछ होता है इलेक्ट्रिक टाइपराइटर में। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा यहाँ पर काफ़ी सारे आप लोगों के मैं जानती हूँ डाउट्स आ रहे होंगे कि टाइप फेस क्या है, टाइप बार क्या है, जो बॉल है वो क्या है, पी का हाईलाइट, काफ़ी कुछ होगा। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन उतना नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सभी कुछ आपको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, एक्सप्लेनेशन भी पूरा था वहाँ पर। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग वो सारा कुछ देख चुके हैं, उसके बाद ही ये वीडियोज़ पर आ रहे हैं। बट फिर भी कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है जिसको नहीं पता है तो आप लोग डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स बाय साबी फॉरेंसिक्स, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इन सारी चीज़ों को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया है स्टैंडर्ड मनी कंसिस्टिंग ऑफ पेपर करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस इज कॉल्ड। तो जो स्टैंडर्ड मनी होती है इसमें पेपर करेंसी और क्वाइंस दोनों को ही हम इंक्लूड करते हैं, इस तरह की मनी को हम बोलते हैं फिएट मनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिएट है ये टर्म आपका लैटिन ओरिजिन से लिया गया है। इसका मतलब है आर्बिट्रेरी ऑर्डर विच इज इशूड टू एन आर्बिट्रेरी ऑर्डर बाय अ गवर्नमेंट। मतलब एक तरह का आर्बिट्रेरी ऑर्डर होता है जिसको कि गवर्नमेंट इशू करती है, वो आपका जो फिएट है उसका मतलब होता है। एंड when applied to paper money, fiat currency has value only because the government says in India RBI governs fiat मनी। जो इंडिया में है वो फिएट मनी सिर्फ आरबीआई गवर्न करता है और जो फिएट करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपकी मानी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। बाकी जो फिएट मनी एक तरह का टाइप ऑफ करेंसी होता है दैट इज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है एंड इसकी कोई भी इंट्रिंसिक और फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है एंड इसको सपोर्ट मिलता है टैंजिबल असेट से सच एज गोल्ड और सिल्वर। अच्छा एक चीज़ और, आरबीआई जो है वो कितनी करेंसी प्रिंट कर सकता है उसकी क्या लिमिटेशन है। तो आरबीआई जो है वो उतनी ही करेंसी आपका प्रिंट कर सकता है जितना उसके पास गोल्ड का रिजर्व होगा और जितना उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं बेसिकली ये आपकी कुछ बॉन्ड्स होते हैं उसके बेस पर डिपेंड करता है। और बाकी जो गोल्ड रिजर्व्स होते हैं वो बैंक जो आरबीआई है उसके पास कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व्स होना ही होना चाहिए। और बाकी ये जो आपका पूरा ओवरऑल बात करें कि गोल्ड रिजर्व्स और जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं ये ओवरऑल कितना रहना चाहिए, तो ये आपको ओवरऑल 200 करोड़ का आरबीआई के पास इतना रिजर्व्स में होना चाहिए। और उसी के बिहाफ पे ये चीज़ डिसाइड होती है कि आरबीआई कितनी करेंसी को प्रिंट कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आरबीआई है बस प्रिंट करता जा रहा करता जा रहा करता जा रहा, ऐसा नहीं होता है। उसके पास भी एक बाउंडेशन होता है कि आपके पास जितना रिजर्व्स है गोल्ड के फॉर्मेट में जो भी आपके पास सिक्योरिटीज है उनके फॉर्मेट में, तो उसका सिर्फ इतना आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल आप आरबीआई के पास 200 करोड़ होना चाहिए जिसमें से जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 115 करोड़ के होने चाहिए,
ठीक है। तो ये आपकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके जनरल पर्सपेक्टिव से भी है, और बाकी नेट के एग्जाम में वैसे बनता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट हाँ आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। और बेसिकली यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कवर, उम्मीद करो सबको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी आप लोग अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और, जो पीडीएफ है ये सारे क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट की लिंक यहाँ पर लिखी हुई है, तो इस पर विजिट करिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपके स्टडी पर्पज से अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।